क्लास साल अव्वल एजुकेशन चैप्टर नंबर 4 इंसानी नशोनुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबात, क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजलो रहम नाजिल फरमाए। जी बेटा, कल के लेक्चर में मैं पढ़ा था इंसानी नशोनुमा से मुराद क्या है। आज हम पढ़ेंगे बालिदगी और नशोनुमा यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए बेटा अजीज़ तलबात, देखिए इन नशोनुमा से मुराद ऐसी तमाम तब्दीलियां हैं जो किसी फ़र्द में जिस्मानी, ज़हनी, माशरती और जज्बाती लिहाज से जो हैं असरअंदाज होती हैं, रूनमा हो रही होती है, ज़ाहिर हो रही होती हैं। अब वो कहते हैं कि दरअसल ये तमाम जो तब्दीलियां हमें हो रही होती हैं मकदारी होने के साथ साफ़ी भी होते हैं। यानी आपके साथ ये ऐसा नहीं है कि आप जो हैं आप में जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके साथ आपके क्या बनते हैं और साफ़ होते हैं। यानी आप में क्या क्या और साफ़ हैं, आप कौन कौन से अच्छे अखलाक हैं, कौन कौन से आप काम किन किन तरीक़ों से कर रहे हैं। कहते हैं अगर ये तब्दीलियाँ ज़हनी हो तो उसे ज़हनी नशोनुमा कहते हैं, और अगर माशरती हो तो ये माशरती नशोनुमा कहलाती है। अगर इनका ताल्लुक़ इंसान के जज्बात से हो तो इसे जज्बाती नशोनुमा कहेंगे। इसी तरह अगर ताकत और मजबूती के लिहाज से जिस्मानी तब्दीलियाँ पैदा हों तो उनका शुमार जिस्मानी नशोनुमा के साथ जो है ज़ुम्मे में आ जाता है। तो यहाँ पे से मुराद क्या हुआ कि बालिदगी या अफजाइश से मुराद जिस्म का बढ़ना, कद और वज़न में फ़र्क आना, मुख्तलिफ अज़ा, सर, पाँव, दिल, दिमाग वगैरह का बढ़ना है। यानी बालिदगी क्या हो जाएगी जी। बालिदगी का मतलब ही क्या है? नशोनुमा पाना। बालिदगी का मतलब ही क्या है? नशोनुमा पाना। नशोनुमा किसका पाना? इंसानी जिस्म, जिसमें आपका कद भी बढ़ेगा, आपका वज़न में भी फ़र्क पड़ेगा, आपके अज़ा जो है पहले छोटे होते हैं। देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, कद भी कम है, उसके हाथ पाँव अज़ा जो है छोटे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जूँ उसकी जो उम्र बढ़ती चली जाती है साथ साथ उसके अज़ा भी बढ़ते चले जाती हैं। नशोनुमा से मुराद क्या है कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा किस तरह अपने वज़ाइफ सरअंजाम, यानी कि जो मुख्तलिफ नशोनुमा से मुराद क्या है हम यहाँ पे ले रहे हैं कि जो आपके पहले हमने बालिदगी में पढ़ा कौन सी हैं, जिस्म का बढ़ना। दूसरा क्या है, अब उन अज़ा जो बढ़ रहे हैं वो अपने किस तरह काम सरअंजाम देते हैं और किस तरह एक दूसरे से मरबूत मिले हुए होते हैं। तो तग़यीर से मुराद जो है वो मंजिल ली जाती है कि कोई उज़ या कब किसी जबली या इक्तसाबी फ़ेल को करने के काबिल हो जाता है। बालिदगी और नशोनुमा के फ़र्क को समझने के लिए दोनों इस्तिलाह का तफसीली मुतालिया बेटा बहुत ज़रूरी है। पहले हम पढ़ेंगे बालिदगी। इसमें देखिए बेटा बालिदगी से मुराद हमने पढ़ा कि इंसान की क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, वज़न में इजाफा है, जिसको पैमाइश के ज़रिए भी मालूम किया जा सकता है। अगर हमने कहना है कि इसका कद तो हम क्या करेंगे, इसका कद माप लेंगे, इसका कितना कद हो गया है, इसका वेट कर लेंगे, इसका अपने कद के लिहाज से इसका कितना वज़न है। इंसान अपनी पैदाइश से लेकर इंजाम तक खुराक का इस्तेमाल करता है जो उसका जुज़ बनती है। ठीक है, सही इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत है और वो अपनी उम्र और उसके लिहाज से क्या करेगा, वो खुराक हासिल करेगा या लेगा। इसके नतीजे में जिस्म में खुलियों की तादाद भी बढ़ती है, नए खुलिये पुराने खुलियों की जगह ले लेती हैं और तमाम तब्दीलियों की वजह से जिस्म का ढांचा मजबूत और वज़न, हुजम और कदो कामत में इजाफा होता है। लिहाजा इंसानी जिस्म या इसके किसी भी हिस्से में होने वाली मकदारी तब्दीलियों का बालिदगी का नाम लिया जाता है। जी बेटा वाज़ेह होगी बात। यानी बालिदगी से मुराद हम क्या लेंगे, किसी भी बच्चे के जिस्मानी बढ़ोतरी का मतलब होता है बढ़ना, जिसे हम नाप या तोल सकते हैं, मसलन कद या वज़न मालूम कर सकते हैं। ये बढ़ोतरी फ़र्द के पूरे जिस्म में वाक़ होती है, इसको क्या कहेंगे, बालिदगी। जी बेटा बालिदगी किसे कहेंगे जी, बालिदगी किसे कहेंगे, जिसमें आप उसका वज़न, उसका हुजम, उसका कद, जिसमें आपको मकदारी तब्दीलियों को बालिदगी का नाम लिया जाता है, जिसमें आप उसको पता चल सके कि बच्चा अब ऐसे आहिस्ता 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 क्या कर रहा है, इसका कद में भी इजाफा हो रहा है, इसके अज़ा भी बढ़ रहे हैं और इसके वज़न में भी इजाफा हो रहा है। और इन तमाम चीज़ों के बढ़ने के लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, खुराक की ज़रूरत पड़ती है। इसको क्या कहेंगे बेटा, बालिदगी। अब है नशोनुमा। जी बेटा नशोनुमा में देखिए, नशोनुमा से मुराद शक्ल और सूरत और जिसामत में वो तब्दीलियाँ हैं जो काम करने की सलाहियतों में इजाफे का बाइस बनती हैं। बालिदगी की बिना पर इंसानी जिसमें कई तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं। देखिए बढ़ते हैं ना, बच्चा छोटा है फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, और वो फिर हमने पीछे पढ़ा कि हर लिहाज से ज़हनी, जिस्मानी, माशरती, मुआशी, हर लिहाज से बढ़ रहा है वो, जिस्मानी तौर पर भी। जब जिस्मानी अफ़ाल में होने वाली इन तब्दीलियों को नमू कहा जाता है। मसलन जब टांगों की हड्डियाँ और अज़लात मजबूत होते हैं तो बच्चे रेंगना शुरू कर देते हैं। जिस्म में होने वाली इन तब्दीलियों में जब मज़ीद इजाफा होता है तो बच्चे पहले खड़ा होना और फिर चलना शुरू कर देते हैं और अपने अज़ा पर काबू पाकर उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के काम लेना सीख लेते हैं। इसलिए जिस्म के किसी भी हिस्से के अफ़ाल के वज़ाइफ में रूनमा तब्दीली को हम क्या कहेंगे, नमू कहेंगे, यानी नशोनुमा कहेंगे।
جی بیٹا واضح ہو گئی؟ بلیدگی سے کیا مراد تھا؟ جی بلیدگی سے مراد اس کا وزن، اس کا حجم اور اس کا قد بڑھنا، یعنی ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا ہے، اور وہ جو اعضاء بڑھ رہے ہیں وہ کس طرح نشو و نما پاتے ہیں، وہ کیا ہے جو وہ کس طرح آگے بڑھتے ہیں، کس طرح، یعنی کہ وہ نشو و نما پانے سے مراد یہ ہے کہ وہ کس طرح حرکت کرتے ہیں، وہ کس طرح ان سے ان افعال سے کس طرح کام لیتے ہیں، وہ کیا کہلائے گا؟ نشو و نما کہلائے گا. اب نشو و نما میں کارفرما عوامل. جی عزیز طلبات، بچے کی نشو و نما میں 2 عوامل یعنی توارث اور ماحول اس کی شخصیت کے تعین میں اہم کردار. توارث کا مطلب ہے جو اس کو ورثے میں اس کو ملی ہوئی ہوتی ہے والدین سے، ماحول جو اس کو معاشرہ دے رہا ہوتا ہے. ان دونوں کو جدا کرنا، یہ کہنا کہ فلاں قسم کے نشو و نما توارث کے باعث ہے یا ماحول کے سبب سے بڑا مشکل کام کہتے ہیں یہ لگتا ہے. یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی تبدیلی ماحول کے سبب ہے، کون سی توارث کی وجہ سے، بہت دشوار ہے. ان دونوں عوامل کی جو ہے حدود طے کرنا ماہرین کے لیے بھی ایک بہت کہتے ہیں بہت ایک اہم مسئلہ ہے. لہٰذا دونوں عوامل کی تفسیر اور ان کے باہمی تعلق کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. جی اس میں کیا کریں گے ہم؟ سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ توارث. اب دیکھیے بیٹا، توارث میں جو ہے اگر دیکھا جائے توارث سے مراد کیا ہے؟ توارث سے مراد کسی فرد میں موجود ایسی تمام خوبیاں یا خامیاں ہیں جو وہ اپنے والدین اور آباء و اجداد سے پیدائشی طور پر حاصل کرتا ہے. دیکھیں توارث سے مراد وہ خصوصیات اور اثرات ہیں جو والدین کے تخم و حیاتیہ کے ذریعے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں. یہ خصوصیات نہ صرف بیٹا والدین سے تعلق رکھتی ہیں بلکہ ان کے بھی آباء و اجداد سے تعلق رکھنے والی خصوصیات کے طویل سلسلے کی کڑی ہوتی ہیں. اور یوں توارث کا تعلق پچھلی کئی نسلوں تک چلا جاتا ہے. یہ بات ہم نے کی نا بیٹا کہ توارث کا مطلب ہی کیا ہے کہ یہ جو ہمیں کس سے ملتی ہے؟ والدین میں کوئی چیز ہوتی ہے، والدین سے آ جاتی ہے، اور پھر آباء و اجداد میں کسی کے دادا نانا کے کسی بھی جو ہے عزیز و اقارب میں ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ اس کو چیز کہاں سے ملی ہے؟ اس کو توارث سے ملی ہے. اب دیکھیے بیٹا، ایک انسانی تخمہ خلیہ میں 23 جوڑے ہوتے ہیں اور ہر جوڑے میں انگنت جینس ہوتے ہیں. یہ جینس ہی وہ اکائیاں ہیں جو والدین کے توارث کی خصوصیت کی حامل ہوتی ہیں، اور ان کے ذریعے والدین سے تمام تر طبعی خصوصیات اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے. جینس جو ہیں بعض موروثی بیماریوں کو اولاد میں منتقل کرنے کا بھی باعث بنتی ہے. بعض وقت دیکھیں کسی پیرنٹس میں کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے تو وہ اگر اس کی بدولت جو ہے پیدائش کے بعد وہ بچوں میں بھی آنے کا امکان ہوتا ہے. انسانی خصوصیات مثلا قد و قامت، جلد، آنکھیں اور بالوں کا رنگ، سر کی جسامت، ہڈیوں کی ساخت، سب توارثی صفات ہے. دیکھیں بیٹا عزیز طلباء کا دیکھیں نا بعض وقت آ جاتا ہے اچھا اس کی ناک، اچھا اس کی ناک تو جو ہے یہ تو بالکل اس کے جو ہے پاپا جیسی ہے، یا اس کی جو ہے فلاں جیسی ہے، دادا جیسی ہے، کس جیسی ہے. تو کیا ہے؟ یہ توارث میں ہے نا کہ جب ہم کسی کی شکل کو ملانے، ہاں اس کی شکل و صورت جو ہے بالکل اس کی شکل تو ایسی لگ رہی ہے. بعض ایسا ہوتا ہے نا ہم کہہ دیتے ہیں فوراً چھوٹے بچے جو پیدا ہوتے ہیں، ہاں اس کی شکل کس جیسی لگ رہی ہے، ماما پاپا جیسی ہے، پاپا جیسی ہے. تو یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ توارث ہے. تحقیقات سے بیٹا پتہ چلا ہے، ثابت ہوا ہے کہ ذہین والدین کے بچے ذہین، متوسط ذہانت کے والدین کے بچے متوسط، اور کن ذہن والدین کے بچے کن ذہن ہوتے ہیں. لیکن شاید و نادر ایسا ہوتا ہے کہ اعلیٰ ذہانت رکھنے والے والدین کے ہاں ادنا ذہانت والے والدین کے ہاں اعلیٰ ذہانت والے جو ہیں ذہانت والے بچے پیدا ہوں. تو اس لیے جو ہے بیٹا یہ یہاں پہ ہم نے جو آج پڑھا ہے وہ ہم نے کیا پڑھا؟ نشو و نما، بلیدگی اور نشو و نما. پھر ہم نے اس کو فرق واضح کیا کہ بلیدگی کیا ہے، پھر نشو و نما کیا ہے. پھر جو بچوں کو توارث یعنی اپنے والدین اور ان سے ملتی ہیں وہ چیزیں کیا ہیں آج ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم مزید آگے پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں